नमस्कार। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आज हम उसमें समावेशित समर शेष है कविता का अध्ययन करेंगे और यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का हम काव्य वाचन और विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता शब्द योजना और उसमें प्रयुक्त शब्दावली के लिए जानी जाती है और पाठ्यक्रम में जो कविता समावेशित है समर शेष है। इस कविता की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने 1954 में की थी और ये कविता उनके परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता का वर्ण्य विषय यदि देखें तो कवि चिंतित हैं। कवि कह रहे हैं कि भारत को आज़ादी प्राप्त हुए 7 साल हो गए हैं, किंतु जिस स्वप्न के साथ वह आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वह स्वप्न जब कवि पूरा होते नहीं देखता है, आज भी भुखमरी और गरीबी को देखता है, तो कवि के मन में क्षोभ उठता है। चूँकि कवि एक समतामूलक समाज की स्थापना के पक्षधर हैं और यहाँ पर मानवतावादी नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी स्वाधीनता का युद्ध जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और देश में यदि देखा जाए तो न्याय और बराबरी और समता का समाज स्थापित करने के लिए अभी लड़ाई जारी रखनी होगी। इसीलिए वो ये कविता का शीर्षक रचते हैं कि समर शेष है। समर का तात्पर्य है युद्ध या संग्राम, तो वो अभी बाकी है। एक लंबी लड़ाई हमें असमता के खिलाफ लड़नी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि समर अभी शेष है। तो यहाँ पर यदि हम प्रथम बंद देखें तो उसमें कवि कह रहे हैं कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो, किसने कहा और मत बेदो हृदय वहन के शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से केसर से, कुमकुम लेपूं किसे, सुनाओ किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। तो जैसा कि आपको हमने वर्ण विषय की हमने बात की और कवि यहाँ पर उसी भाव को व्यक्त करते हुए ये कह रहे हैं, ये मानने से इनकार करते हैं कि शांति और हंसी खुशी और चैन का अमन का समय आ गया है। इसलिए वह प्रश्न करते हैं उसी जनता से, उसी जन से कि किसने कहा कि धनुष की प्रत्यंचा को, धनुष की डोरी को ढीली कर दो और तरकस को पीठ पर उतार कर उसका बंध खोल दो। ये किसने कहा है कि युद्ध समाप्त हो गया है, अर्थात युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, हमें अभी कमर कसकर तैयार रहना है। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, समय, युद्ध का समय चला गया है, बीत गया है, अर्थात सभी कुछ शांतिदायक हो गया है, युद्ध काल समाप्त हो गया है और शांति से बात करने को, अर्थात कठोर आलोचना करने से बचने का या विमर्श करने से बचने का समय अब नहीं है, ऐसा किसने कहा है। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आलोचना का समय समाप्त हो गया है। किसने कहा और मत बेदो हृदय वहनी के शर से, शर का अर्थ है बाण, अर्थात अग्नि के बाणों से हृदय को नहीं बेधो, ऐसा अब किसने कहा है। अर्थात अभी समय चैन से बैठने का नहीं है, कोमलता के भावों का प्रसार करने का समय नहीं है, अभी ओज और तेज का समय है, क्योंकि समस्याएं बहुत अधिक हिंदुस्तान के सामने खड़ी हैं। भरो भुवन का अंग कुमकुम से, केसर कुसुम से, केसर से। तो कुमकुम केसर तभी होता है जब शुभ घड़ियां का आगमन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि खिन्न भाव से प्रश्न कर रहे हैं, क्षोभ से प्रश्न कर रहे हैं कि किसे आखिर भवन को, अर्थात घरों को, या किसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया जाए, कुसुम
से वर्षा, फूलों से वर्षा की जाए और केसर का तिलक लगाया जाए, तो ये कुमकुम और केसर किसको लेपूं, किसे लगाया जाए, सुनाऊं किसको कोमल गान, और किसको मैं मधुर गीत सुनाऊं, क्योंकि ये वो समय नहीं है। तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, क्योंकि देश में गरीबी और भुखमरी है, भूखा हिंदुस्तान है मेरी आंखों के सामने। तो कुमकुम केसर में विजय का उत्सव मनाने का समय अभी नहीं है, समर शेष है, संघर्ष अभी बाकी है, संघर्ष जारी रखना होगा, ये बात कवि कह रहे हैं। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतराने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। उपमा अलंकार, यमक अलंकार। का प्रयोग देख सकते हैं। तो फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वालों, तो इस बंद में, इस अंश में कवि महानगरों और खासकर दिल्ली में रहने वाले, क्योंकि दिल्ली सत्ता का भी केंद्र होता है, तो उसे धिक्कारते हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वालों। मुहावरे का प्रयोग है कि सुख और सुंदरता और ऐश्वर्य के मतवाले दिल्ली वालों, क्या तुम्हें अपनी ही छवि के मतवाले लोगों, रेशमी नगर के वासी अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य का भोग करने वाले लोगों को कवि पूछ रहे हैं कि सकल देश में हालाहल है, कि सारे देश की जनता दुख और संताप का विष पी रही है। हालाहल विष, तो दुख और संताप का विष, लेकिन दिल्ली में हाला है। लेकिन दिल्ली में हाला का तात्पर्य यहाँ पर शराब आदि मय से होता है, लेकिन यहाँ हाला का तात्पर्य तमाम तरह के सुख और सुविधाओं से है। तो संपूर्ण देश में हालाहल है अर्थात दुख है, संताप है, लेकिन दिल्ली जो है वो चकाचौंध से भरी हुई है। दिल्ली में रोशनी, चकाचौंध की रोशनी है, ऐश्वर्य की रोशनी है। शेष भारत में अंधियाला है, लेकिन समूचे भारत में चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा है, और वो अंधियारा है भुखमरी का, विपन्नता का, और जो विकास के साधनों का अभाव का। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। लेकिन इस रेशमी खुशबूदार ऐश्वर्य से युक्त दिल्ली के बाहर चारों तरफ अर्थात समूचे भारत में आज भी मरघट जैसी उदासी छाई हुई है। इसलिए मरघट का तात्पर्य यहाँ पर कवि ने व्यंजना से ये प्रदर्शित करना चाहा है कि जहाँ पर तमाम सुख सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहाँ पर मरघट से तुलना की है कि आज भी हिंदुस्तान वैसा ही खड़ा है, उसमें नया कुछ भी वहाँ पर नहीं आया है, और वो मरघट की भांति, शमशान स्थल की भांति, या वह घाट या स्थान जहाँ मुर्दे फूके जाते हैं, वैसा मसान की भांति वो संसार आज भी वहाँ खड़ा हुआ है, जहाँ पर केवल और केवल दुख और उदासी छाई हुई है। इसलिए एक तरफ वो रोशनी के संसार की बात करते हैं और एक तरह मरघट से शेष भारत की तुलना करते हैं। वह संसार जहाँ तक पहुंची अब तक नहीं किरण है। कवि कह रहे हैं कि उस संसार की बात कर रहा हूं मैं जहाँ पर विकास हालांकि दिल्ली में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य हिस्सों में विकास की किरण नहीं पहुंची है। जहाँ क्षितिज है शून्य, अभी तक अंबर तिमिर वरण है, आज तक वहाँ का आकाश आज भी अंधकार युक्त है, जहाँ से क्षितिज नजर नहीं आता है, तो वो स्वराज्य तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि अभी भी सर्वत्र अंधकार छाया हुआ है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को ना क्षीर मिलता है।
तो आज भी कवि ये सवाल कर रहा है कि उस शेष भारत का दृश्य देखकर आज भी दिल दहल उठता है, अंतःस्थल हृदय जो है वो दहल उठता है, क्योंकि वहां पर स्त्री को अपनी लाज ढकने के लिए वस्त्र और जो शिशु है उसे दूध नहीं मिल पाता है, उसे पेट भरने को उसका हिस्सा नहीं मिल पाता है। पूज रहा है जहाँ चकित हो, जन जन देख अकाज, साथ हो गए वर्ष में। यहाँ पूछ है, पूछ रहा है जहाँ चकित हो, जन जन देख अकाज, 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज। तो यहाँ पर उस स्वराज्य की बात कर रहे हैं कवि, प्रश्न कर रहे हैं कि 7 वर्ष हो गए, देश को आज़ाद हुए 7 साल हो गए, लेकिन जिस स्वराज्य के लिए आज़ादी मिली वह स्वराज तो आया ही नहीं। आज भी देश पहले ही जैसा ही है, न तन ढकने को वस्त्र है, न बच्चों को दूध मिल रहा है। इसलिए जन जन ऐसा काम नहीं होने के कारण वो चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर पूछ रहा है कि जिस स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी वो स्वराज आखिर कहाँ है, अटका कहाँ स्वराज। फिर प्रश्न है कि कहाँ वो स्वराज अटका है। बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तो दिल्ली चूंकि देश की रानी बन गई है, राजधानी बन गई है, सत्ता का केंद्र बन गई है, सत्ता इसके हाथ में आ गई है, लेकिन देश की जनता का दुख दूर नहीं हुआ। इसलिए दिल्ली से ही कवि प्रश्न करते हैं, सत्ता से सीधा प्रश्न करते हैं, तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। कि तुझे तो सारे प्रकार के सुख और ऐश्वर्य और विकास प्राप्त हो गया, लेकिन जनता आखिर दुख क्यों सह रही है, आखिर क्यों जनता का दुख दूर नहीं हुआ है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, कर अर्थात हाथ, लेकिन यहाँ कब्जे में। कभी पूछता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो जनता के भाग्य पर हक जमाए बैठे हैं। उतरी थी जो विभा, हुई बंदिनी, बता किस घर में। तो जो विभा, जो सुबह की किरण, जो अंग्रेजी शासन के जाने से जो प्रकाश उतरा था, वो आखिर किस घर में बंदी बना लिया गया है। समर शेष है यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा। तो वो जो विभा की किरण है, वो जो चमक की किरण है, वो किरण, आस की किरण जो सबके हक का हिस्सा है, वो प्रकाश जब बंदी ग्रह से छूटेगा तब तक समर शेष है, युद्ध जारी है, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली पर आक्षेप करते हुए कवि कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुझ पर महावज्र टूटेगा, अर्थात तुझ पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा, और तब तक युद्ध को जारी रखना होगा। समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। तो कवि फिर शोषकों और सत्ताधारियों की ओर जो इशारा करते हुए कह रहे हैं कि समर अभी शेष है, क्योंकि जिस स्वराज का स्वप्न हमने देखा था उसे सत्य बनाना होगा, और ये जिसकी धरोहर है न्यास, ये स्वराज जिस आम व्यक्ति की धरोहर है, उस अंतिम व्यक्ति तक यह न्यास जो है, ये धरोहर जो है, हमें शीघ्र ही पहुंचानी होगी। सत्वर का तात्पर्य शीघ्र ही हमें पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, मग का तात्पर्य है मार्ग, और पर्वत कौन से हैं, वो सत्तासीन, वो शोषक, जो सत्ताधारियों की तरफ इशारा है, व्यंग्य है कि स्वराज्य की स्थापना के रास्ते में जो लोग बाधा बनकर खड़े हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, और जो इस विकास की धारा को साधारण जनता तक पहुंचने में जो इंद्र के गज अर्थात ऐरावत की भांति जो खड़े हैं। ऐरावत गज की तुलना यहाँ पर बलवान व्यक्ति होने के कारण, प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण यह उपमा कवि ने दी है। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो यहाँ कवि सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि अगर
वो ऐरावत, वो बलवान, वो प्रभावशाली व्यक्ति यदि झुक जाते हैं तो निसंदेह उन्हें यश की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि यदि वो नहीं माने तो ये ऐरावत की तरह बलवान व्यक्ति जो हैं वो इस संग्राम में पत्तों की तरह या इस जनता के विद्रोह में, इस आम जन के विद्रोह में वो पत्तों के तरह बह जाएंगे। तो फिर मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग है। इसीलिए अ, कवि कह रहे हैं अभी युद्ध की गंगा को लहराने की आवश्यकता है। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो। तो जनता की जो गंगा है उसे लहराने दीजिए। इसीलिए अभी समतामूलक समाज की स्थापना अभी बाकी है, इसलिए समर अभी शेष है। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। गंगा को खुलकर, जो आंदोलन की गंगा है, जो आक्रोश की गंगा है, उसको खुलकर लहराने दो और उसी गंगा में जो प्रभावशाली जो शिखर है, जो मुकुट है, जो बलवान व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो बह जाएंगे। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीते बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। पथरीली ऊंची जमीन है, राहत बहुत मुश्किल है, पथरीला रास्ता है और लेकिन उसको तोड़ेंगे, उसको सम बनाएंगे। समतल पीते बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। तो समाज में जो असमानता है उसे समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे और यह काम किए बिना हम अवकाश नहीं लेंगे, युद्ध जारी रखेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। जो प्रकाश की किरणें या आशा की किरणें बरसाते चलो, क्योंकि समर अभी शेष है, युद्ध अभी शेष है, ताकि जो विषमता की काली जंजीरों ने समूचे भारतवर्ष को जकड़ा हुआ है वो खंड खंड टूट जाएं, खंड खंड होकर बिखर जाएं, उन्हें खंडित करना होगा। इसलिए समर अभी शेष है। समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। तो युद्ध का समय अभी बाकी है, ये अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन देश में अभी बहुत से दुश्मन हैं। कवि यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि गांधी के हत्यारों और जवाहर के दुश्मनों का भी अहंकार अभी चूर करना बाकी है। कहने का तात्पर्य है सत्ता या स्वाधीनता प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों ने संघर्ष किया और उसका प्रतिकार हमें लेना बाकी है। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है। जो भी शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि उनका अहंकार हरना बाकी है, इसलिए समर अभी शेष है। वृक्ष को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। तो ऐसे वृक्ष का तात्पर्य है भेड़ियों। तो ऐसे भेड़ियों को जो समाज के लिए घातक हैं, उनके दांत तोड़ने हैं। अहि अर्थात सर्पों को विष रहित करना बाकी है। समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तो ऐसे दुश्मनों को भी समाप्त करना है और निर्भय शासन की स्थापना करना बाकी है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वो समय, समता का समय आना बाकी है, इसलिए समर अभी बाकी है, युद्ध अभी शेष है। तिमिर पुत्र ये दस्यु कही, कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। तो गांधी जो अहिंसा के पथ पर चले थे, उनको आह्वान करते हुए यहाँ पर कवि अंतिम बंद में कह रहे हैं कि देश के दुश्मनों से सावधान करते हुए कवि कह रहे हैं कि गांधी की सेना को एक बार फिर से बलि देना होगा और बलि देकर भी वो बलि अर्थात बलवान वो बनेंगे। स्नेह का ये मृदु व्रत धारण उन्हें करना होगा कि यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोगों में, हिंदू और मुसलमान में एकता और सौहार्द, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। तो वहां पर अर्थात वो सौहार्द की बात कर रहे हैं कि सौहार्द जो है प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में कायम रहे, ऐसी बात करनी होगी। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समर अभी बाकी है, युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि
केवल वही हमारा दुश्मन नहीं है जो देश के विकास के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा है, बल्कि जो इस युद्ध में तटस्थ है, जो हिस्सा नहीं ले रहा है, जो शामिल नहीं हो रहा है, वह भी अपराधी है। तो भविष्य उन्हें भी इस अपराध के लिए दंडित करेगा, कवि यह कहना चाह रहे हैं। तो ये थी समर शेष है कविता, अर्थात युद्ध अभी बाकी है, अभी चैन से बैठने का समय नहीं आया है। और इस कविता में आज़ादी के 7 वर्ष बाद भी जो आम जनता है, जो आम भारतीय है, वो गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, अभावों से जूझ रहा है, और इस स्थिति में सुधार नहीं होने पर कवि चिंतित है, और उस चिंता की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। तो देश में बैठे हुए जो स्वराज्य के दुश्मनों में कविता में रोष युक्त भाव यहाँ पर बताए गए हैं। कविता का शिल्प भाव के अनुकूल है, और इस कविता में देश के जो दुश्मन है, जो भीतर ही कहीं बैठे हैं, जो प्रभावशाली वर्ग है, जो जनता का हक मारकर बैठा है, उससे सावधान रहने की सलाह कवि देते हैं। और इसीलिए युद्ध अभी संग्राम है, अभी चैन से बैठने का समय नहीं आया है, यह बात कवि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।